नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और आज से जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन हैं, जिन्हें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा परीक्षा में अगर कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से, तो वो राष्ट्रीय आंदोलनों से ही पूछे जाते हैं। 1885 से लेकर के 1947 तक का जो भी अपना इतिहास रहा है, और उस इतिहास में जो भी स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, वो सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। तो उसी से संबंधित आज जितने भी प्रश्न हैं हमारे, उनको आपके सामने लेके आए। अब लगभग यही प्रश्न चलेंगे आपके जब तक आधुनिक भारत खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न संभावित रूप से जो बनते हैं वो इन्हीं टॉपिकों से बनते हैं। तो चलते चलते में आपका एक प्रश्न था, और प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है। एक मिनट, ऑप्शन ए बिस्मिल, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी आजाद। इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों ये पंक्ति थी बिस्मिल की। किसकी? बिस्मिल की। और बिस्मिल का जो पूरा नाम था यहाँ पर, वो रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे, बल्कि वो बिस्मिल अजीमाबादी थे। और बिस्मिल अजीमाबादी ने ये पंक्तियां लिखी थी। इनका जो पूरा नाम था, यानी कि जो वास्तविक नाम था, वो था सैयद शाह मोहम्मद हसन। सैयद शाह मोहम्मद हसन का जो जन्म हुआ था वो 1901 ईस्वी में पटना के पास हुआ था। कहाँ पर? पटना के पास, बिहार में। बहुत छोटी उम्र में ही, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी क्रांतिकारी शायरी लिखी या ऐसे लेख लिखे जिससे बहुत से लोगों को राजनीतिक रूप से उभरने का मौका मिला, यानी कि उनमें जोश और जज्बे को जगाया इन बिस्मिल साहब ने। 1922 में एक पत्रिका निकली थी सबाह नाम से, और इस सबाह नामक पत्रिका में पहली बार उनकी इन पंक्तियों को छापा गया या प्रकाशित किया गया। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बिस्मिल हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। चलिए, पहला प्रश्न, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? प्रश्न क्या है? काकोरी केस को लेकर के है, ठीक है। तो इस काकोरी केस में जितने अभियुक्तों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, उनको बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानुगुप्त या मोतीलाल नेहरू? तो आंसर पर आने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काकोरी कांड था क्या, और इस काकोरी कांड में कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए थे। जब हमें ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो आंसर हमारा और नजदीक आ जाएगा। क्लियर है? देखिए, काकोरी केस, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, ठीक है। HRA की स्थापना हुई थी 1924 में, और इसकी स्थापना करने वाले लोगों में रामप्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्लाह खान हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये लोग थे। 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना हुई, और इसके सदस्यों ने कुछ समय बाद में लगभग 9 अगस्त 1925 को
9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूटी जिसका नाम था सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर एक्सप्रेस। जब वो ट्रेन लूटी तो उस ट्रेन डकैती में काकोरी नामक स्थान पर ये ट्रेन लूटी गई थी, इसीलिए इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो शामिल व्यक्ति थे, मैं उनके नाम एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि किन किन लोगों को उसके तहत गिरफ्तार किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्लाह साहब थे, इसके अलावा आपके रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद। मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसीलिए। सचिंद्र नाथ बख्शी, ये नाम याद रखना आप लोग, सचिंद्र नाथ बख्शी। और इनके अलावा एक थे मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल, एक मम्मथ नाथ गुप्त। ये कुछ लोग थे और एक व्यक्ति और था जिसका नाम है योगेश चंद्र बनर्जी। ये योगेश चंद्र बनर्जी को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके तहत इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम है इन सर्च ऑफ फ्रीडम। तो देखिए इस केस में इन 4 लोगों को तो क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्या दे दी, फांसी दे दी गई काकोरी कांड में। चंद्रशेखर आजाद ये क्या हो गए, ये फरार हो गए, तो इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई कभी भी। इन बाकी के 4 लोगों को क्या हुआ, कारावास की सजा हुई, जिसमें से योगेश चंद्र बनर्जी को आजीवन कारावास मिला। अब बात आती है कि इन लोगों को बचाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो योगेश चंद्र बनर्जी की पुस्तक है इन सर्च ऑफ फ्रीडम। इन सर्च ऑफ फ्रीडम। और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने जोर देकर के गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया था। तो अगर इनकी पुस्तक की हम बात करते हैं तब तो हमारा राइट आंसर होता है गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है शंकर नारायण राव, उनका एक लेख छपा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है मोतीलाल नेहरू। अब समस्या गहरा आ गई कि इसमें से दोनों में से हम राइट आंसर माने किसको। तो देखिए मोतीलाल नेहरू तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्राथमिक स्रोत के रूप में जो व्यक्ति उस समय मौजूद था उसने अपनी पुस्तक में किसका नाम लिखा है, गोविंद बल्लभ पंत का। और जोर देकर के ये कहा है कि मोतीलाल नेहरू के सहयोग से ही गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में वो समिति गठित की गई थी। ये सवाल बहुत ही विवादास्पद रहा है एक एग्जाम में, बाद में संशोधित किया गया इसके उत्तर को और गोविंद बल्लभ पंत इसका राइट आंसर माना गया था। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गोविंद बल्लभ पंत होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये डेट याद रखने की, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। किसने की थी, एचआरए के सदस्यों ने की थी। एचआरए क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह आदि सदस्यों ने कानपुर में की थी। काकोरी कांड क्या था, एक पैसेंजर ट्रेन की लूटपाट हुई थी या उसे लूटा गया था, वो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इनमें से इन लोगों का नाम उस केस में सामने आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे,
गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था। अब बात आती है चटगांव। ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खान साहब। इन चारों में से कौन होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्यसेन। सूर्यसेन को बंगाल में मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था? मास्टर दा। ठीक है। और इन सूर्यसेन ने बंगाल में एक संस्था की स्थापना की थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अब देखो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की इन्होंने स्थापना की, इसके तुरंत बाद 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। और उसी युद्ध की घोषणा के दौरान इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और इसके 2 दिन बाद, कब? 20 अप्रैल 1930 को इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। और इस युद्ध में लगभग 80 अंग्रेज सैनिक मारे गए और लगभग 16 क्रांतिकारी मारे गए। और अंत में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार कब किया गया था इनको? 16 फरवरी 1933 को। कब गिरफ्तारी हुई इनकी? 16 फरवरी 1933 को। और इनको फांसी की सजा दी गई 12 जनवरी 1934 को। ठीक है। तो ये इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यसेन ने की थी या मास्टर दा ने की थी। कहां पर की थी? बंगाल में की थी। और बंगाल में ये बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे जो लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। और अंत में अंग्रेज सरकार ने क्या किया? इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई 12 जनवरी 1934 को। क्लियर है? अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि इनको फांसी दी क्यों गई थी। देखिए भगत सिंह जो थे वो एक क्रांतिकारी दल के नेता थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के गिरफ्तार हो जाने के बाद में फिर दूसरी एक संस्था की स्थापना हुई 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। क्या नाम था? HSRA। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी 1928 में। अब देखिए HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुई थी। और ये समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना इस संस्था का उद्देश्य था। और इस संस्था का जो पहला काम था वो था काकोरी घटना, काकोरी कांड, सॉरी काकोरी कांड नहीं, लाहौर षड्यंत्र यानी कि लाहौर केस, जिसमें सैंडर्स की हत्या की थी इन लोगों ने मिलकर के, तीनों ने, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने। जब सैंडर्स की हत्या कर दी गई उसके बाद में पुलिस की दबस इस संस्था पर इतनी बढ़ गई कि इन लोगों को भूमिगत होना पड़ा। और भूमिगत होते हुए ही अपने क्रांतिकारी कार्यों को ये लोग अंजाम दे रहे थे। हुआ ये कि इस संस्था ने बाद में ये सोच विचार करके फैसला लिया कि हम अपने 2 सदस्यों को अंग्रेजों के हवाले कर देंगे, जिससे कि उनकी जो दबिश है बार बार इस संस्था के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो उन 2 व्यक्तियों में से एक तो थे भगत सिंह और एक थे बटुकेश्वर दत्त।
इन दोनों लोगों को चुना गया और इन दोनों ने केंद्रीय विधानसभा में या सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और कुछ पर्चे फेंके और वहीं पर गिरफ्तार हो गए। इसके साथ ही कुछ समय बाद में इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राजगुरु और सुखदेव का भी नाम शामिल था। फिर अंततः इन लोगों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मामला चलाया गया और 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला सवाल। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई? दिल्ली में। कब हुई? 1928। तो दिल्ली में भी कहाँ पर हुई थी? 9 से 10 सितंबर को 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। उस समय चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे और अन्य सदस्य, यानी कि जो संस्थापक सदस्य थे उनका नाम भी यहाँ से पूछा जाता है कि चलो इसके जो संस्थापक थे वो तो थे चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद के बाद में अन्य कौन व्यक्ति था जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था? अगर ये प्रश्न आ जाता है तो उसको सही करने के लिए यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ। एक तो विजय सिंह, एक शिव वर्मा, इसके साथ ही भगत सिंह, जयदेव कपूर और एक था सुखदेव और एक नाम और बच गया इसमें से, भगवती चरण बोहरा। ठीक है, तो ये अन्य संस्थापक सदस्य थे और ये लोग मिलजुल करके फैसला लेते थे। क्लियर है? 1928 में इसकी स्थापना हुई और जब लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में सैंडर्स ने लाठी चलाने का आदेश दिया था तो उस लाठी चार्ज में उनकी हत्या हो गई थी कुछ समय पश्चात। तो उसी का बदला लिया इस संस्था के सदस्यों ने और किसको मारा? सैंडर्स को मारा, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी लाहौर में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार कथन है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। तो इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ये कथन कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वाजिद अली खान साहब। वाजिद अली खान कौन थे? ये अवध के अंतिम नवाब थे। कौन थे? अवध के अंतिम नवाब। बड़े मशहूर शायर थे अपने समय के। ठीक है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? वाजिद अली खान साहब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया? अगर आपको वो नाम याद हैं जो अभी हमने देखे थे तो आपको पता चलेगा कि बताइए, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। तो इसमें से हमारा कौन सा? देखिए चंद्रशेखर आजाद तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनको तो कभी पुलिस ने गिरफ्तार किया ही नहीं। बाद में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में सजा दी गई थी तो इस प्रकार ये भी नहीं होगा। बटुकेश्वर दत्त को भी उसी मामले में सजा दी गई थी तो बचे कौन? हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसी तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। चलिए आगे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा? ये कथन किसने कहा था?
ठीक है। अपनी फांसी से 2 दिन पूर्व उनको दूध पीने के लिए दिया गया और उन्होंने उस दूध को पीने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने काफ़ी कोशिश की उनको दूध पिलाने की ज़बरदस्ती, लेकिन उन्होंने नहीं पिया और अंत में एक बात बोली कि अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो इस लाइन को बोलने वाले शख्स का नाम क्या था, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो उनका नाम था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से 2 दिन पूर्व ये बात कही थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। मुजफ्फरनगर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरनगर बम कांड का जो संबंध है वो किसके साथ है? तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर ऑप्शन में, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, विपिन चंद्र पाल। देखिए मुजफ्फरनगर बम कांड क्या था, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि मुजफ्फरनगर बम कांड था क्या। ये 30 अप्रैल 1908 को ये घटना हुई थी और इस घटना में 2 व्यक्ति शामिल थे अपने, एक खुदीराम बोस और एक थे प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने मिलकर के किंग्स फोर्ड के ऊपर बम फेंका था। किसके ऊपर? किंग्स फोर्ड के ऊपर। लेकिन किस्मत अच्छी थी इसकी, बच गया, ये तो मरा नहीं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मिस्टर कैनेडी। मिस्टर कैनेडी अंग्रेजी शासन में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सहानुभूति पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ में थी। तो इस बम कांड में उनकी बेटी और पत्नी की हत्या हो गई, वो दोनों मारे गए। लेकिन किंग्स फोर्ड बच गए इसमें, ठीक है। अंत में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन इसमें हमारे जो ऑप्शन है वो सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी और विपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में पड़ता है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है, वही रिपीट हो गया एक बार। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अब दोस्तों देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया था? उसका नाम है चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास, एक मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो यहां पर साहब अलीपुर षड्यंत्र केस दे रखा है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस में लगभग 19 लोगों को, जिनमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष दोनों शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया था और आरोप था कि इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने अवैध हथियार रखे हुए हैं और उन्हीं अवैध हथियारों के आरोप में दोनों भाइयों सहित लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंत में चित्तरंजन दास ने अपनी एड़ी चोड़ी का दम लगा लिया, उसके बाद में तब जाकर के उन्होंने अरविंद घोष को इस मामले से बचाया था, बाकी के अन्य सदस्यों को नहीं बचा पाए और 17 लोगों को इस केस में क्या हुई? सजा हुई। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें वो क्या हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है बोर्ड में, तो मैं आपको यही बताता जाऊंगा। देखिए किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना? 1920, 1924, 1928 या 1930?
इसमें पूछा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 दिल्ली में। इन दोनों संस्थाओं में नाम याद रखना। चलिए अगला सवाल। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, कहां पर की थी? लंदन में की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में 1905 में। अगला सवाल, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बरकतुल्लाह। देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो की थी सोहन सिंह भागना ने, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सोहन सिंह भागना नहीं है, और बाद में उसका जो नेतृत्व किया था वो लाला हरदयाल ने किया था। तो यहाँ लाला हरदयाल ऑप्शन में है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका? लाला हरदयाल आ जाएगा। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने इसको स्थापित किया था। इस प्रश्न के अनुसार अगर सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल दोनों आंसर में आ जाते हैं तब हमको सोहन सिंह भाकना का नाम ही आंसर में लगाना है। क्लियर है? अगला प्रश्न, इनमें से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन करने वाले व्यक्ति में सबसे पहले नाम आता है राजा महेंद्र प्रताप का। राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल अफगानिस्तान में कब? 1915 में प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, और उसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने अपने एक सहयोगी थे बरकतुल्लाह, उनके सहयोग से अफगानिस्तान में प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की और खुद उसके राष्ट्रपति बने तथा बरकतुल्लाह को उस सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये जो भारत की पहली गणतंत्रात्मक सरकार थी, इस गणतंत्रात्मक सरकार को दो देशों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें रूस और जर्मनी का नाम सबसे आगे आता है। यानी कि राजा महेंद्र प्रताप की उस सरकार को समर्थन किसने दिया था? रूस ने और जर्मनी ने। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी भीकाजी कामा, ऑप्शन सी दुर्गा भाभी, ऑप्शन डी कमला देवी। इसमें जो नाम है वो है भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट में, जर्मनी में 1907 में पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन या भारतीय क्रांति की मां या जननी कहा जाता है, ये बात आप मेंशन कर लेना। क्लियर है? तो पहली बार किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा ने फहराया था। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? बैंकॉक में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें वो क्या हो जाएगा? रास बिहारी हो जाएगा। सब पहले इन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया था। जब टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया जापान में, उसके बाद में ये बैंकॉक गए। बैंकॉक में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया था और उसी समय पर इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस। अब ये प्रश्न आपके लिए है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में भेजें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।